अब्दुल हमीद की छत से वो कौन से 3 लोग थे जिन्होंने हाथ हिलाकर भीड़ को इशारा किया था? आखिर क्या बहराइच की पुलिस ने 2 घंटे के लिए उस उग्र हुई भीड़ को यह कह दिया कि जितना जलाना है जला दो? क्या यह पहले से तय था कि राम गोपाल मिश्रा की ही हत्या होनी थी? सरफराज को लेकर जो अब खुलासा हुआ है, उसके बैकग्राउंड को लेकर उसमें कितनी सच्चाई है? क्या बहराइच की पुलिस ये जानती थी कि उग्र भीड़ सब कुछ जलाकर तहस नहस कर देगी? और आखिर क्या यह पहले से तय था कि राम गोपाल मिश्रा छत पर चढ़ेगा और जो कुछ होना है वो सब पहले से ही एक प्लानिंग थी? आज इस एपिसोड में हम खुलासा करेंगे एक स्टिंग की, जिसके माध्यम से अब यह पता चला है कि जो बहराइच में हुआ उसमें कुछ हिस्सा तो आखिरकार प्लानिंग ही था। क्योंकि उस स्टिंग में जो भीड़ में शामिल लोग थे, जो उस उग्र हुई भीड़ में शामिल थे, उन्होंने खुद माना है कि ये सब कैसे हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक और एपिसोड। हमारी अपील है कि सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो वहां तक पहुंचे, यानी बहराइच तक, और लोगों की आंखें खुले कि जिस उग्र हुई भीड़ में वो प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं, वास्तव में वो पहले से ही रचित या फिर प्लानिंग होती है और वे प्लानिंग के किरदार बन जाते हैं। बहराइच में 13 से 14 अक्टूबर यानी 13 की शाम, अगले दिन की सुबह और अगले दिन का दोपहर, जो कुछ भी हुआ, क्या वो पहले से तय था? इसी को लेकर आज हम एक खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल जो भीड़ जिसने प्रदर्शन किया, जिसने कई घरों में आग लगा दी, जिन घरों में आज खाने के लाले पड़े हैं, जिन घरों से लूटपाट की गई, जिन ज्वेलरी शॉप से लूटपाट की गई और जिन घरों में आग लगाने के बाद उनके किसी सामान को नहीं छोड़ा गया, उसी भीड़ के कुछ लोगों ने इस बात को कबूल किया है कि वो सब तो महज एक प्लानिंग थी। उन लोगों ने यह माना है कि पुलिस ने 2 घंटे का समय दिया था। अगर कुछ लोगों ने गद्दारी नहीं की होती तो हम तो पूरा महाराजगंज ही फूंक डालते। बीजेपी नेता ने पहले ही इस हिंसा को लेकर अपनी ही पार्टी के कई स्थानीय नेताओं पर एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था कि पुलिस की लापरवाही के कारण हिंसा हुई थी। दरअसल दैनिक भास्कर के एक स्टिंग में कुछ स्थानीय जो हिंसा में शामिल थे, उन्होंने कैमरे पर कबूला कि हिंसा प्री प्लान थी। दरअसल भीड़ का हिस्सा रहे 2 से 3 शख्स ने यह माना कि उन्हें पहले से ही इस प्लानिंग के बारे में बताया गया था। उन्हें यह मालूम था कि उन्हें फूंकना है, बस आग लगाना है। जिसका जैसे नंबर आए वो बस फूंके, आग लगाए और जितना मन करे उतनी तबाही मचाए। इन दोनों ने यह बताया कि इन्हें यह मालूम था कि एक बाइक शोरूम का मालिक, दूसरा एक लखनऊ सेवा अस्पताल, जो इन दोनों का टारगेट था। जो बाइक शोरूम थी उसमें 23 से 24 गाड़ियां थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उन्हें जला दिया गया। इसके अलावा लखनऊ सेवा अस्पताल में आग लगा दी गई। उन्हें यह नहीं फर्क पड़ता था कि आखिर यहां इंसान रहते हैं या कोई और, उन्हें बस करना था तो काम तमाम। इन्हें पहले से बताया गया था कि बाइक शोरूम का मालिक और लखनऊ सेवा अस्पताल का मालिक दोनों ही मुसलमान हैं। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर 13 अक्टूबर की शाम को क्या हुआ था? जो सारे तरकीब, जो सारी कहानियां, जो सारे किस्से आपको सुनाए गए, क्या उनमें सच्चाई है? दरअसल इस बाबत दैनिक भास्कर की ही स्टिंग में एक दावा किया गया। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने इसको लेकर वहां के थाना प्रभारी रहे उस अफसर से बातचीत की जिनके कार्यकाल के दौरान ये सब कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि दरअसल ये मैटर हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं। जब ये यात्रा निकाली जा रही थी, जब लोग नाच गा रहे थे, उस वक्त ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था जिससे ये माना जाए कि अगले ही दिन किसी की हत्या हो जाएगी, अगले ही दिन इतना बवाल होगा कि कई घरों को फूंका जाएगा, अगले ही दिन इतना बवाल होगा
कि किसी शोरूम अस्पताल में आग लगाई जाएगी। उन्होंने बताया ना ये डीजे का किस्सा है, ना ये किसी गाने का किस्सा है। उस थानेदार ने कहा कि वहां जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इस बात पर हुआ कि अब्दुल हमीद यानी जिस छत पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी वहीं से 3 लोगों ने भीड़ की तरफ कुछ इशारा किया। इसी इशारे के बाद भीड़ में एक व्यक्ति आता है और वह भीड़ से जैसे ही निकलता है उसके बाद शुरू होती है कहासुनी और झड़प। यानी यह मामला किसी हिंदू मुस्लिम का शुरुआत में था ही नहीं। अगर इस अफसर की बातों पर यकीन किया जाए तो इसे केवल एक रंग दिया गया। यही नहीं बल्कि हरदी थाने में तैनात रहे एक पुलिस अफसर ने नाम न बताने की शर्त पर यह भी बताया कि पूरे जिले में बीजेपी विधायक की इजाजत के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये वही विधायक हैं जिन्होंने हत्या के बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शव के अंतिम संस्कार को ले गए। इन्होंने ही अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर एफआईआर भी करवाई है। पुलिस अफसर ने आगे बताया कि मुझे सूचना मिली है कि रामगोपाल मिश्रा की पहले से ही अब्दुल हमीद के परिवार से टसल थी। यानी जिस पुलिस अफसर ने यह कहकर बातचीत की थी कि कृपया उनके नाम को उजागर न किया जाए, उन्होंने बताया कि असल में अब्दुल हमीद के घर से पहले से ही रामगोपाल मिश्रा की झगड़े थे, यानी उनकी बनती नहीं थी। कुछ यूं ही नजारा उन्होंने बताया सरफराज को लेकर, यानी अब्दुल हमीद के बेटे को, यानी वो शख्स जिसने रामगोपाल मिश्रा के ऊपर गोली चलाई थी। उसने ही यह बताया कि पहले से ही इन लोगों का टसल था और यही कुछ कारण बना कि इस मामले के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई। यह कहानी सिर्फ इस बात को नहीं बताती कि राजनीति जो होती है वो कितनी हद तक गिरती है। हालांकि जैसे ही बीजेपी विधायक ने इस बाबत एफआईआर दर्ज करवाई कि उनके कुछ स्थानीय नेताओं ने उन्हें मारने की कोशिश की, हिंसा को अलग रूप देने की कोशिश की, उनकी कार पर पथराव करवाया, फायरिंग करवाया, इससे यह नहीं पता चलता कि आखिरकार भीड़ में क्या कुछ होता है। इससे यह पता चलता है कि राजनीति भीड़ में क्या कुछ करवाती है। इससे यह पता चलता है कि आपके हमारे घर से जो लोग इस भीड़ का हिस्सा बनते हैं असल में उन्हें असलियत कुछ नहीं पता होती। वो सिर्फ नारे लगाते हैं और उस बदले की आहट में जाते हैं और वो फिर फंसते जाते हैं, लेकिन खेल तो कोई और कर रहा होता है। अब बीजेपी विधायक ने अपने बयान पर सफाई भी आज दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, एफआईआर में जो कुछ भी दर्ज करवाया, अगर विपक्षी पार्टी या फिर अखिलेश यादव इसका फायदा लेने की कोशिश करते हैं तो वो गलत है। बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह के मुताबिक उन्होंने एफआईआर में इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि रामगोपाल के मिश्रा की हत्या से पहले यह सब कुछ हुआ। उन्होंने बताया कि यह हत्या के बाद का मेरा एफआईआर है, जिसमें मैं शव को मोर्चरी ले जाने के लिए जिक्र कर रहा था, मैं जिलाधिकारी से बात कर रहा था, मैं एसपी से बातचीत कर रहा था और सीएमओ से बातचीत कर रहा था कि आखिरकार इस मामले को सुलझाया जाए। इसलिए उसी दौरान मेरी कार पर फायरिंग करवाई गई, मेरे कार पर पत्थर चलवाए गए और यह किसी और ने नहीं किया बल्कि बीजेपी के स्थानीय नेता अर्पित श्रीवास्तव ने करवाया और उनके साथ 7 लोगों ने। अब उन्होंने इसमें सफाई तो जरूर दी है, लेकिन जो कुछ भी निकलकर सामने आया उससे कहीं न कहीं यह पता चलता है कि यह घटना तो थम जाती, लेकिन कुछ राजनीति के दिलचस्प खिलाड़ियों ने इसे अलग ही रूप दे दिया और इस मैच को ही पूरी तरीके से अपने पाले में ले लिया। जो लोग भीड़ का हिस्सा बनते गए उन्हें यह तक नहीं पता था कि वो हिस्सा नहीं बन रहे, उन्हें हिस्सा बनाया जा रहा है। बहराइच कांड में अब यह मामला भी सामने आ रहा है कि जो भीड़ का हिस्सा थे, जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया, वो नशेड़ी भी थे। क्योंकि दैनिक भास्कर के रिपोर्ट में जो स्टिंग में खुलासा हुआ, जो लोग सामने आए वो किसी नशे का सेवन कर रहे थे कैमरे पर ही। फिलहाल मेरी ये अपील है, हिंदुस्तान की तरफ से ये अपील है कि आप सभी अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और किसी अपने को किसी क्राइम की संलिप्तता में न जाने दें, उन्हें इस भीड़ का हिस्सा न बनने दें। आप में से और हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक होंगे। कुछ को बुरा भी लगेगा, कुछ को अच्छा भी लगेगा, लेकिन अच्छा बुरा की बात वहां होगी जहां देश के लिए, आपके प्रदेश के लिए बातचीत होगी, वहां नहीं जहां कोई आपका अपना, कोई आपका सगा संबंधी, कोई आपके ही घर से उस भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा हो, जिस भीड़ में जाकर
वो किसी घटना को अंजाम देगा और उस पर एफआईआर होगी और फिर उसे जेल होगी। और फिर बचाने वाला कोई पार्टी का नेता नहीं, कोई अपना आपका समर्थक नहीं, ना ही आप किसी पार्टी के समर्थक बच पाएंगे। मेरा नाम था दिव्यांशु और आप देख रहे थे क्राइम कथा का यह एपिसोड। नमस्कार।